Good afternoon, all. Welcome, sir, to the webinar on the topic World Mental Health Day. So today's expert lecturer is Mr. Yogesh Shastri, sir. Mr. Yogesh Shastri, sir, is from Pune, MH Education, and he is a mechanical engineer and expert in consciousness development based value education. Mr. Yogesh Shastri was doing for Shastri for the last 25 years living in different areas of the country, and they are engaged in the work of solving social problems. They help the people to solve the problems related to the mental health. Mr. Yogesh Shastri came in contact with the मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद in 2005 and accepted the guidance of respected Nagraj ji and C. A. Amarkantak Nagraj ji. Shri Nagraj ji and Amarkantak as co-family stayed in Abhyuday Abhyuday Sansthan Achhuti, Durug, CG for the last 10 years and worked as a participant in the Consciousness Development Value Education Program. At present, by joining this program, education institutes across the country are actively involved in establishing a friendly relationship between students, parents, and teachers by participating in seminars and discussion on various aspects related to consciousness development value education in social institutions. So I would like to invite Mr. Yogesh Shastri sir to give his advice on the topic mental health through consistent development on value education. Please, sir. नमस्ते सभी को। नमस्ते योगेश भैया, आपका स्वागत है। और आप काफी साल 25 साल से आप इस काम में हैं और आपका परिचय मध्यस्थ दर्शन से हुआ और आपने इस काम को पूरे देश भर में आप शिविर लेते हैं। योगेश शास्त्री जी जो हैं सर जो हैं वो प्रबोधक हैं, शिविर लेते हैं, 7 डेज का अध्ययन शिविर लेते हैं आप। और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी जगह इन्होंने छत्तीसगढ़ में काफी काम किया है, महाराष्ट्र में काफी काम किया आपने, दिल्ली में भी, हापुड़ में आपने दिल्ली के शिक्षा में भी आपने काफी काम किया है, गुजरात में भी काम कर रहे हैं आप। तो इस तरह से आप पूरे भारत भर में आपका काम चल रहा है, जिसमें आप जो समझ और जो ज्ञान आपको मध्यस्थ दर्शन संस्कृतवाद से मिला है उसे सभी विद्यार्थी और शिक्षक तक उनको पहुंचाना, कैसे ये एजुकेशन सिस्टम में आ जाए, इसके लिए जो भी अभियान चल रहा है उसमें आपकी एक अच्छी भागीदारी है। और अभी भी आप अभ्युदय संस्थान अछौटी में जो अध्ययन शिविर चल रहा है 6 महीने का, और बेमेतरा में जो वार्षिक अध्ययन शिविर चल रहा है उसमें आप अभी सक्रिय रूप से भागीदार हैं। दोनों जगह आपकी क्लासेस चल रही है और आप काफी व्यस्त हैं। आपकी काफी व्यस्तता में आपने बहुत माने आपने मेरे लिए समय निकाला कि थोड़ा हमारे लिए भी कुछ ज्ञान के बातें हमारे बीच में भी हो जाए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी आप जो समय दे पा रहे हैं वो हमें पता है कि आप इतने सारे शिविर को मैनेज करते हुए, क्लास को मैनेज करते हुए आप दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संस्था में, इंस्टीट्यूट में जो मूल्य शिक्षा पर जो क्लासेस होती है, तो हमको ये लगता है कि ये जो समझ है, जो अच्छी ज्ञान की बातें जो आपने ग्रहण की है, वो शुद्ध रूप से यहाँ भी सभी यहाँ के लोग भी लाभान्वित हो पाए। तो इसके लिए एक मेंटल हेल्थ पे एक सेशन रखा गया है, उसमें आपसे अपेक्षा है कि आप चेतना विकास मूल्य शिक्षा आधारित या मध्य दर्शन संस्कृतवाद आधारित, जिसे हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा या मूल्य शिक्षा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आप विद्यार्थी या ह्यूमन बीइंग का मेंटल हेल्थ, मेंटल अवेयरनेस कैसे डेवलप हो पाए, इसके लिए आप अपने विचार रखिए। जितना आप समय लेना चाहिए, जितना अच्छे से आप दे पाए इस बात को। तो आपका फिर से स्वागत है योगेश शास्त्री जी। जी भैया, स्टार्ट कीजिए आप। नमस्ते। आप सभी ने ये जो एक छोटा सा अवसर बनाया और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ इस आयोजन के लिए जो काम कर रही है पूरी टीम, और विशेष करके जिसे हम मेंटल हेल्थ या मेंटल बैलेंस, और जिसे हम हिंदी में
मानसिक संतुलन के रूप में पहचानते हैं। मैं भी आप जैसा स्टूडेंट रहा और आज मेरी आयु 51 वर्ष की है। परिवार में श्रीमती जी, बिटिया, माता पिता, इन लॉज, भाई, उनकी वाइफ, उनके 2 बच्चे, और मुझे एक छोटा सा अवसर रहा कि कॉलेज के समय में ऐसा कुछ भाव मेरे मन में आया कि इंजीनियरिंग के बाद मैं अधिकतम क्या करूँगा। जैसा हम सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इस बात से परिचित हैं कि हमारी जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज देश के प्रगति में योगदान देती हैं। तो हमारा एक नेशनल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स में हमारे जो श्रम हैं, हमारे जो स्किल हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और यह एक राष्ट्रीय भाव, एक नेशनल फीलिंग हमारे में रहती है कि हम कहीं भी काम कर रहे हों और इंजीनियरिंग सर्विसेज में हम योगदान देते हैं देश की तरक्की में, देश के विकास में। और इस विकास में हम ये सोचते हैं कि एक टेक्नोक्रेट के नाते मेरी क्या अधिकतम इफ़िशियंसी हो सकती है। फिर चाहे मैं एंटरप्राइज के रूप में काम करूं, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम करूं, या कहीं एम्प्लॉई बनकर मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करूं, मैं भी प्राइवेट सेक्टर में काम करूं। और ऐसा एक मैं सोचता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी मिले और मैं अपने योगदान को या मैं अपने स्किल्स को मैं सिद्ध कर सकूं। और ऐसा मैं अपने आप को सिद्ध कर पाता हूं तो मुझको मेरे इंजीनियर होने का एक गर्व रहेगा और प्राइड रहेगी, ऐसा सोचते। तो मैंने ये सोचा कि थोड़ा सा आगे चलकर ही इसको कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा सोच लिया, एक्स्ट्रा ये सोच लिया कि चलो ये सब मैं करूँगा, कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ तक तो ठीक है, पर इन रिटर्न उस कंट्रीब्यूशन का मैं कुछ पैसा भी चार्ज करूँगा और कुछ अर्न करूँगा। तो यहाँ तक भी बात ठीक है कि मैं कुछ अर्न करूँगा, पर कितना अर्न होगा या मेरी कंट्रीब्यूशन का कितना मैं आंकूं, कितना पैसा चार्ज करूं, ये जब मेरे मन में सवाल आने लगे तो फिर मुझ में एक अपने आप में एक ऐसा स्थिति दिखा कि ये सबसे पैसे मिलेंगे, मेरे कुछ फैसिलिटी हो सकता है, मुझे कुछ स्टेटस मिल सकता है, पर क्या इससे मैं खुश रहूँगा? तो इन मुद्दों पर मुझे बहुत ज़्यादा आंसर्स मुझे नहीं मिले, क्योंकि हम सबको पता है कि इंजीनियरिंग पूरा करते समय हमारे यहाँ कैंपस इंटरव्यू होते हैं और कैंपस इंटरव्यू में हम अधिकतम पैकेजेस तक सीमित रहते हुए हम दिखते हैं। और ये पैकेजेस से जो भी हम अपनी सुविधाओं को पूर्ति करते हैं, ये बहुत ही जल्दी पूर्ति होता हुआ दिखता है। आज तो 10 साल 15 साल में ये सारा पूर्ति होता है, और यह सारा पूर्ति होने के बाद फिर क्या, व्हाट इज नेक्स्ट टारगेट, शायद ये मैंने थोड़ा ज़्यादा सोच लिया। और ज़्यादा सोचने का परिणाम ये हुआ कि एक मेरे मन में आया कि ये सब जो फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और ये सारी फैसिलिटीज़ से तो मुझको संतुष्टि नहीं दिखता है। जो योगदान या कंट्रीब्यूशन होगा ये तो अमूल्य है, इस कंट्रीब्यूशन का तो कोई मूल्य आंका नहीं जा सकता, परंतु अधिकतम इन्हीं कंट्रीब्यूशन का एक चार्ज या जो हम पैसा आंकते हैं, इस प्रकार के कुछ विचार ये कुछ सूट नहीं हुए, और ये तय कर लिया कि मैं जॉब बहुत कम समय का करूंगा। और उसके बाद ये जो प्रश्न है कि ये योगदान जो है, ये योगदान कैसे और समृद्ध हो सकता है, इस पर थोड़ा सा सोचूंगा।
तो बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में ये बात करूं कि इंजीनियरिंग सर्विसेज देना तो मुझे मंजूर था, परंतु इंजीनियरिंग सर्विसेज के एवज में कितना मेरे नीड्स की फुलफिलमेंट के लिए चाहिए, ये व्यवस्थित प्रश्न मेरे पास था नहीं, उत्तर भी मेरे पास था नहीं उसका। और जो प्रचलित उत्तर थे कि पैकेज इतना मिलना उतना मिलना, तो मुझे लगा ये एक प्रकार का बार्गेनिंग है, और ऐसा बार्गेनिंग मैं शायद मेरे लिए मुझे स्वीकार नहीं हो पाया। और यही एक एक्स्ट्रा विचार कहिए, अस्पष्ट ही सही। और फिर 2-3 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया, ऑटो इंडस्ट्री में काम किया, और कुछ ही समय में मेरे परफॉर्मेंस से मैं थोड़ा सा आगे आया, और जिसे कुछ टॉप पोजीशंस के नाम से जाना जाता है, ऐसे कुछ पोजीशन पर पहुंचा, और फिर वहाँ से क्विट करके और मैं तलाश में निकला कि ये जो हमारा योगदान और उस योगदान का क्या उसका वैल्यू हो सकता है। ये श्योर आया कि पैसा तो उसका वैल्यू होता नहीं, पर यह वैल्यू के तलाश में मैं निकल पड़ा। ये एक छोटा सा मेरा यात्रा रहा, और पिछले 25 वर्षों में जब धीरे 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 थोड़ा सा उत्तर मिलने लगा, और मेरी मुलाकात आदरणीय श्री ए नागराज जी से हुआ, और उन मुलाकात में जब ये प्रश्न मैंने उनके सम्मुख रखे, तो उन्होंने मुझे इसके जो उत्तर दिए, इन उत्तरों से मैंने ये अपने आप में पाया कि उत्तर तो मिल ही गए, साथ में एक प्रकार का बैलेंस, एक प्रकार का मानसिक संतुलन, जिसे आज हम कह रहे हैं, आज का अपना टॉपिक भी है मेंटल हेल्थ, ये भी मुझको इसके सूत्र प्राप्त हो गए, और कुछ सूत्र आज मैं आपके साथ शेयर करने का सोचा हूँ। तो आप सभी मेरे बच्चों समान ही हैं, तो आप ही सुनने वाले बच्चे, और इस चर्चा में जो सहभागी मेरे मित्र, आपके टीचर्स, मित्र बराबर हैं, यदि हमसे सीनियर हैं तो ऐसे वरिष्ठ बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा पुनः एक बार नमस्कार है। तो यह जो मेंटल हेल्थ वाला मुद्दा है, आज अगर हम स्थिति देखें तो थोड़ा सा मैं कुछ कहूँगा, आप अन्यथा नहीं लेंगे। बारीकी से यदि एक एक व्यक्ति को थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करते हैं, तो असंतुलन नजर आ रहा है, और यह असंतुलन युवा पीढ़ी से लेकर, बच्चों से लेकर वृद्धावस्था तक यह असंतुलन नजर आ रहा है, कम अधिक। और हम परिवार के स्तर पर जीते हैं तो संबंधों में असंतुलन नजर आ रहा है, और यह सारा असंतुलन मानसिक रूप में असंतुलन है, यह भी हमको समझ में आ रहा है। और ऐसा असंतुलन दूर करने के लिए तमाम प्रकार के काउंसलिंग आजकल काफ़ी किए जा रहे हैं, और जो रूट कॉज आइडेंटिफाई हो रही है, वह रूट कॉज, उसमें जो कॉज दिया जा रहा है रूट कॉज एनालिसिस से, वह कुछ कॉजेस यदि हम स्टडी करते हैं तो बहुत संतुष्टिजनक उत्तर तो नहीं मिलता, पर एरिया ऑफ इम्बैलेंस ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार में, या जो फेलो काम करते हैं, साथ में काम करते हैं, या किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं संबंधों में दिक्कत है। यदि कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो साथ वाले से या बॉस के साथ, कोई अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो साथ के किन्हीं बच्चों के साथ, और टीचर्स के साथ, परिवार में काम कर रहे हैं तो भाई बहन, माता पिता, कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं संबंधों के साथ निर्वाह करने में, यानी ये दिख रहा है कि, और ये इम्बैलेंस हमारे बिहेवियर से अब साफ साफ नजर आ रहा है। इसकी क्या इलाज है या क्या दवाई है, यही आज हम थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करेंगे, और हम फोकस करेंगे कि जो बच्चे आज
इस चर्चा में शामिल हैं, सहभागी हैं, हम आप मिलकर सोचेंगे तो हम फोकस कर रहे हैं युवा अवस्था को। दिख तो सब जगह है, छोटे से लेकर वृद्ध तक, और साफ साफ नजर आ रहा है। इसको इग्नोर करके भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम सभी परिवार में पैदा हुए हैं और हम सभी परिवार में जीते हैं। तो हमारे सहित परिवार के सभी सदस्य परिवार के साथ तो जुड़े हैं ही, साथ में आस पास पड़ोस, वर्क प्लेसेस, आपको ऐसा व्यक्ति ही मिलना मुश्किल होगा कि जो संबंध विहीन हो। तो इस प्रकार से हमारा परिवार और परिवारों से भी जुड़ा हुआ है, और यह असंतुलन हमको अब साफ साफ नजर आ रहा है। अब हमें ध्यान देना है कि इसकी कैसे हम इस संतुलन को पहचान सकते हैं, इसका कॉज क्या है और इस पर क्या हम काम कर सकते हैं। और जैसा कि अभी NIT जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में मेंटल हेल्थ को लेकर एक टॉपिक आ रहा है, तो इसकी गंभीरता अब विद्यालय महाविद्यालय में भी नजर आ रही है। तो यह जो गंभीरता है, इसका मतलब है कि अब ये मेंटल हेल्थ सरफेस में आ गया है और ये तनाव दे रहा है, एक अविश्वास भय का वातावरण बना रहा है। तो अब इसकी अनदेखी तो नहीं हो सकती, अब इसका हमें इलाज, और पक्का इलाज, जो लाइफ टाइम इलाज हो, ये सब काम करने की जरूरत है। तो इसे हम फोकस करते हैं युवा अवस्था। तो हम युवा अवस्था को स्टडी करने का सोचते हैं। युवा अवस्था सामान्यतया 14-15 आयु से शुरू होता है और लगभग आज की डेट में कहें 30 वर्ष तक माना जा सकता है युवा अवस्था, 30-35 तक। उसके बाद एक प्रकार का प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। अब हम उसके एज के आंकड़ों में अगर थोड़ा सा उदारता से देखें, कोई कहते हैं 45 के युवा, और ऐसा भी हमको सुनने में मिलता है कि जैसे वृद्ध भी हो गया तो वो अपने आप को युवा कह करके प्रसन्न होते हैं। परंतु यह सोचने की आवश्यकता है कि 60-65 वर्ष के व्यक्ति तो हम वृद्ध कहते हैं, तो भले ही हम थोड़ा हंसने के लिए कहें और युवा महसूस करना ये सबको थोड़ा ठीक लग रहा है। तो क्या ऐसे आयु में पहुंचकर हम अपने आप को युवा कहेंगे, तो ये थोड़ा अव्यवहारी लगता है। इसलिए युवा अवस्था का डिमार्केशन एज के स्केल पर हम पहले निश्चित करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 14 to 15 till 30, at max 35, लेट अस से, उसके ऊपर हम अड़े नहीं, तो ये एक इन बिटवीन रेंज है जहां हम युवा अवस्था की पहचान कर सकते हैं। अब ऐसे युवा अवस्था को मेंटल हेल्थ की कैसे पहचान करें, तो हम एक छोटा सा मुद्दा डिस्कस करते हैं कि यह युवा अवस्था में जो बैलेंस है, मानसिक संतुलन है, यह संतुलन हर युवा को चाहिए। और वह संतुलन परिवार में माताजी, पिताजी, बंधु भगिनी, जितने रिश्ते नातेदार हैं उनके सबके साथ, जिस कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं उन सभी जो सहपाठी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके साथ, टीचर्स के साथ, कभी कभार इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट से भी संबंध आता है, वहाँ तक। उसके बाद कहीं किसी जॉब में हम काम करते हैं, वहाँ पर। तो एक प्रकार से यदि हम थोड़ा सा सोचने लगेंगे तो जिन संबंधों में युवा अवस्था का होना होता है, उन सभी में हम यदि संतुलन को पहचान पाएंगे, बैलेंस को पहचान पाएंगे, तो हम मेंटली फिट हैं, इस प्रकार से समझ में आता है। अब ये आ गया, पर ये मेंटल फिटनेस को हम कैसे सूक्ष्मता में माने। तो सर्वप्रथम ये पॉइंट आता है, मेंटल कहने से क्या ये ब्रेन से संबंधित है
ऐसा एक अपने को प्रश्न आ सकता है। तो मुझको यहाँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए खुशहाली है कि हम सभी को ब्रेन के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, और यह भी इन्फॉर्मेशन शायद मेरे से ज़्यादा ही आप लोगों के पास है कि ब्रेन का संबंध समझ में आते ही ब्रेन में कुछ हार्मोन्स आते हैं, यह भी शायद आपके पास जानकारी है। क्योंकि मुझको पता है जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन डोमेन आज सबके पास अवेलेबल है, और जिस प्रकार की मेंटल बैलेंस की स्थिति हर युवा को आवश्यक लग रही है, परंतु शायद संकोचवश या मित्रता की कमी महसूस करते हैं और रिलेशन में उतना विश्वास नहीं व्यक्त करते हैं माता पिताओं के साथ, टीचर्स के साथ, साथी विद्यार्थियों के साथ। तो अपनी जो असहजता है, जो डिस्कम्फर्ट है, वो एक प्रकार से डिस्कशन करने के लिए शायद उचित फोरम नहीं है। यदि मैं ऐसे सोचूं कि मुझे थोड़ा सा इम्बैलेंस जैसा लग रहा है, ये प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसा शायद शेयर करने के लिए हमारा मानस तैयार नहीं है, ऐसा दिखता है। और संकोचवश मैं इन मुद्दों को दबाता हूं, परंतु बिहेवियर तो छुपते नहीं। तो कुछ बिहेवियर में मुझे एकदम से दबाव लगने लगता है, कभी बात करूं ऐसे लगने लगता है, मूड स्विंग्स काफ़ी दिखाई देते हैं। और ये सब को मिटाने के लिए मैं एक मनोरंजन का कुछ सहारा लेता हूं, पर मनोरंजन देखूंगा, कितना देखूंगा, कुछ समय बाद बोरियत सी लगने लगती है। मैं कुछ बात नहीं कर पाता हूं, पढ़ाई में बहुत अच्छा हूं, पर बात नहीं कर पाता हूं, तो ये भी आता है कि क्या कॉन्फिडेंस मुझ में है या नहीं। अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उस पर भी बहुत सारा शंका आने लगता है। तो इस प्रकार से कई हमारे बिहेवियर के पैटर्न निकल के आते हैं, और हम एक दूसरे के साथ हार्मनी बनाने में, तालमेल बनाने में हमें एक प्रकार सा असमंजस की स्थिति नजर आती है। और कहाँ बोलूं, किनसे ये समाधान मिलेंगे, क्योंकि ये सब बताना यानी अपनी वीकनेसेस को शेयर करना, और ऐसा भी डर लगता है कि कहीं किसी से अगर मैं शेयर करूं तो कहीं ये मेरी वीकनेसेस का कोई फायदा ना उठा ले और मुझको सबके सामने एक प्रकार से मुझे इंसल्टिंग बिहेवियर ना फेस करना पड़े। ऐसा बहुत सारा बच्चों के मानसिकता में चलता रहता है। तो ये कुछ बिहेवियर पैटर्न इसके दिखते हैं। और कभी कभार हम ये भी सोचते हैं कि ये बिहेवियर पैटर्न जो है ना, इसको हम, यदि ये ज़्यादा हो गया तो फिर हम काउंसलर्स के पास जाते हैं, और फिर ये भी आता है कि ये कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, और उसको दूर करने के लिए फिर कुछ दवाइयाँ, और ये दवाइयाँ एक प्रकार से लेना, और फिर साइकेट्रिक को देखना या उनकी कुछ सलाह ले लेना, यहाँ तक पहुँचता है। तो ये सब में जाना मुझको ये महसूस होता है कि ये कोई आसान बात तो नहीं है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है कि मेरे इम्बैलेंस को दुरुस्त करने के लिए मुझको साइकोथेरेपी की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये तो किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। तो हमको ये सोचना है कि क्या इस अवस्था में इस प्रकार का कोई मेंटल बैलेंस, ये कोई फैक्चुअल स्थिति है, ये होता है, या फिर ये क्या चीज़ है। तो जैसे ब्रेन के बारे में आप सब लोगों ने सुना देखा भी होगा, तो ऐसा लगता है कि ये कोई हार्मोन है, परंतु फिर उसमें प्रश्न तो वही रह गया, फिर इसका इलाज क्या। तो आज ज़रूर हमारे पास कुछ ऐसी स्थितियां हैं, केसेस हैं कि युवावस्था में ही, जो कि एक जिंदगी की युवावस्था इस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि युवावस्था में ही आगे जिंदगी के प्लान बनते हैं, डिज़ाइन बनते हैं, एक ऊर्जा हमको महसूस होता है, और हम अपने योगदान को लेकर काफ़ी उत्सुक रहते हैं। परिवार में हम इतने 18 वर्ष तक हम पले बढ़े, परिवार से हमने लिया ही है, हमें आसपास पड़ोस से सहायता मिली ही है। अब हम इस उमंग और उत्साह के साथ है
हमारे सपने इस तरह से हैं कि हम कुछ एक योगदान करेंगे और नाम यश कुछ हम कमाएंगे और हम अपने आप को करेंगे, सिद्ध करेंगे। इस रूप में यह हमको समझता है कि ये युवावस्था का महत्व है। और उस तरह से अगर हम अपने बॉडी को देखें तो शरीर भी उस प्रकार से हर स्थिति परिस्थिति सामना करने के लिए तैयार दिखता है। रात बेरात हम जगते हैं, शरीर को भूखा भी रखते हैं और कितने भी प्रकार के हम शरीर से काम ले सकते हैं। और ऐसा लगता है कि दुनिया में मैं एक हर प्रकार का काम करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार का ये युवावस्था एक एनर्जेटिक, इसलिए यह एक फोर्स, युवावस्था के रूप में एक फोर्स, हम आप सभी इस फोर्स को पहचानते हैं। इसलिए युवावस्था काफी एक कौतूहल का विषय भी बनता है। और चूंकि हम इस युवावस्था में गुजर रहे हैं तो ये अपने आप में भी एक मुद्दा होगा। परंतु ये जो मेंटल हेल्थ वाला जब मुद्दा शुरू होता है तब थोड़ा सा मायूसी, तब थोड़ी सी चिंता और एक अपने आप में अविश्वास की स्थिति ये दिख रहा है। तो ये एक शेयरिंग मेरी ओर से कि ये ब्रेन से संबंधित मुद्दा नहीं है, अभी तो नहीं है। आगे जब हमको ये बिल्कुल ही समझ में नहीं आता और कोई कोई स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम कंट्रोल खोने लगते हैं, उस स्थिति में मात्र कुछ फर्दर एग्जामिनेशन की जरूर बात है। पर नॉर्मल लाइफ यदि देखें तो मेंटल हेल्थ ये मन का मुद्दा है और थोड़ा सा शरीर का भाग है। तो आज हम शरीर के भाग को तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मन के भाग को जनरली सभी बच्चे मन के भाग को यदि थोड़ा सा पहचानने का प्रयास करते हैं तो अवश्य ही काम करने से एक व्यवस्थित बैलेंस, मेंटल बैलेंस रखने का उत्साह आप सब में बनेगा। तो मैं कुछ मुद्दे आपके साथ सोचा हूँ शेयर करूँ। तब पहला मुद्दा ये कि हार्मोन होना या ब्रेन की फंक्शंस होना यह अपने आप में एक ऑर्डर है, एक सिस्टम है और वो अपने आप होता रहता है। जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, सबने देखा ही है कि बचपन में की फोटोज देखे हैं कि कैसे हम शरीर हमारा विकसित होता है और कुछ एक लेवल पर विकास ये स्थिर होता है और फिर हमारा एक प्रकार से शरीर का विकास रुक जाता है और धीरे धीरे वृद्ध होने तक हमारा शरीर एक प्रकार से धीरे धीरे उसको हम विरचित होना कहते हैं। ये सबको पता है, जिसको हम अवस्था के रूप में पहचानते हैं कि जैसे लोग कहेंगे मैं वृद्ध हो गया, यानी हमारा शरीर अब थकने लगता है और किसी एक समय में डेथ हो जाती है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर की अवस्थाएं आप सबने देखी हैं। तो मेंटल हेल्थ ये शरीर का ग्रोथ नॉर्मल है, सभी को नॉर्मल ग्रोथ मिलता है और अपने आप ये ग्रोथ होता है, उसमें हम कुछ कर रहे हैं ऐसा दिखता नहीं। इसके साथ एक और, जैसे अगर शरीर को हम देखेंगे तो वो भी एक फंक्शन है, क्रिया है, उसके साथ एक मैं वाला फीलिंग रहता है। तो ये मैं वाली फीलिंग को यदि हम पहचान पाएंगे, उस पर ध्यान देंगे तो हमें मेंटल बैलेंस का सूत्र मिलता है। तो अब ये जो मैं वाली फीलिंग है, ये मैं वाली फीलिंग को इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि जैसे अगर हम देखें, हम सभी बच्चों को ये देखें कि हमें सम्मान चाहिए होता है। टीचर से सम्मान चाहिए, परिवार से सम्मान चाहिए, हमारे जो साथ के विद्यार्थी हैं, सहपाठी हैं, उनसे सम्मान चाहिए। तो ये जो सम्मान चाहने वाला भाग है, उसको हम थोड़ा सा अपने आप को सवाल करके देखें कि सम्मान किसे चाहिए, तो उत्तर आता है सम्मान मुझे चाहिए। इसका मतलब मुझे चाहिए जब मैं कहता हूं तो ये जो मैं वाला भाग है, इसका मतलब मैं कुछ तो हूं। तो अभी केवल आपको जांचने के लिए मैं इतना ही दे रहा हूं कि इसको जांचें कि सम्मान मुझे चाहिए, विश्वास मुझे चाहिए,
क्या ये मुझे या मैं की फीलिंग आपको होता है? सबको होती है। तो एक इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं आपको, ये यही है कि ये जो मैं की फीलिंग है ये एक रियलिटी है। ये रियलिटी अपने आप में एक क्रिया है। इसका आशय ये हुआ कि जैसे शरीर की क्रियाएं हैं वैसे मैं की भी क्रियाएं हैं। तो मैं की क्रियाएं में स्वाभाविक मुद्दा होगा कि ये क्या क्या क्रियाएं होती हैं। तो अब देखिए, मैं इस तरह से कहता हूं, मुझको इच्छा होता है, मैं विचार करता हूं। ये दो मुद्दे हैं। मुझको इच्छा होता है, जांचिए इच्छा होता है क्या? मैं विचार करता हूं, जांचिए, देखिए विचार होता है क्या? जैसे मित्र के बारे में विचार करता हूं, शिक्षक के बारे में विचार करता हूं, घर में माता पिता के बारे में विचार करता हूं, चिंता करता हूं, ये बात अलग है, पर विचार तो करता ही हूं। जैसे सुबह उठने के बारे में विचार करता हूं, खाना खाने के बारे में विचार करता हूं, और यदि मेरे विचार के अनुकूल भोजन है तो मैं कहता हूं वाह क्या बढ़िया भोजन बना। ये तो मैं बोल रहा हूं ना। जैसे मुझे कोई शर्ट पसंद है, तो ये जो पसंद नापसंद ये कौन तय कर रहा है? तो ये मैं तय कर रहा हूं। इस पर सोचने की आवश्यकता है। तो मेरी कई प्रकार की पसंद है, कई प्रकार की नापसंद है। तो जो मेरी पसंद से मिलता जुलता है, देखिए उसके साथ अपने को लगता है कि मेरे विचार मिल रहे हैं। और जहां मेरे पसंद का कोई नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ अपने विचार नहीं मिल रहे। तो हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग है। तो मेरे पसंद के अनुसार होंगे वो मेरे मित्र होंगे, जो मेरे पसंद के अनुसार होंगे मैं उनको नहीं पसंद करता तो वो अलग हो गया। इस प्रकार से, पर मैं चाहता ये हूं कि मेरी सबके साथ बने, पर हमारी पसंद तो नहीं बन रही है। जैसे अभी हम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एक अप्लाइड मैकेनिक्स नाम से सब्जेक्ट है, आपको भी होगा। कितने बच्चे इसको पसंद करते हैं? तो हमारे समय में तो बहुत सारे बच्चे इसको पसंद नहीं करते थे। तो बहुत सारे बच्चों में एक मेंटल इम्बैलेंस देखा कि वो अप्लाइड मैकेनिक्स का पेपर देना, बाप रे, ये तो बहुत बहुत सारा उसमें पैनिक देखा। पेपर कैसे आएगा, कठिन आएगा, क्या आएगा, चिंताएं चिंताएं चिंताएं। तो जो मेरे पसंद का सब्जेक्ट है मैं रात रात पढ़ाई करके और उसको मतलब अच्छे से रखता हूँ। जो मेरे पसंद का नहीं है उसके बारे में मुझे सोचने में भी कठिनाई होती है। एंड हियर इज नोटिस ऑफ इम्बैलेंस। और यदि ये पसंद वाला एरिया कम होने लगता है, नापसंद वाला एरिया ज्यादा बढ़ता है, तो फिर ये हो गया असंतुलन का हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्शन। और युवा अवस्था में इस मुद्दे पर हम लोग काफी सेंसिटिव होते हैं। बहुत जल्दी हम अपनी पसंद नापसंद को शेयर नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता क्या मेरी पसंद मेरे मित्र स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि मैं सबको तो चाहता ही हूँ, पर फिर भी जैसे जैसे दोस्ती गहराती है ये पसंद नापसंद वाले एरिया पता लगते हैं, अपन कहते हैं मित्र। तो बच्चों, ये जो पसंद नापसंद वाला मुद्दा है ये मैं की क्रिया है, और यहाँ मेरी आइडेंटिटी है, यहाँ मेरी पहचान है। और युवावस्थाओं में जो पसंद हम गहराई से स्वीकार करते हैं वह पसंद से ही हम आगे जिंदगी भर काम करते हैं। और यदि इसमें कुछ कमी रह गई तो फिर एट लेटर स्टेज ऑफ आवर लाइफ, से आफ्टर 40-45, this mental imbalance, this mental health we find is in problem। और अब तो ये तो 45 के बाद दिखता है, परंतु अभी ये जो मेंटल हेल्थ है ये तो युवा अवस्था में आते ही ये काफी काफी काफी
संकट का मुद्दा हो गया है। हमारे उदाहरण के लिए हमारे एक मित्र हैं, वो कुछ साइकोथेरेपी का काम करते हैं। उनके पास एक केस आया। कोरोना के दिनों में स्कूल जाना या कॉलेज जाना बंद था, तो उनके पास एक 20 वर्ष के आयु के कोई युवा आए, उनके पेरेंट्स आए और कहे कि भाई ये तो अभी काफ़ी हमारे कंट्रोल के बाहर है, क्या हो रहा है। तो फ़ोन पे ही ये अपने मित्रों के साथ झगड़ा करते हैं, 2-2 घंटे बात करते हैं और झगड़ा होता है इनका। रोते हैं, ये भी रोता है, वो भी रोते हैं, और ये इनका रोना गाना चल करके फिर 2-2 दिन खाना नहीं खाते। तो अब सोचने का मुद्दा है, कितने झगड़े ऑनलाइन में झगड़ा हो गया, अब तो ऑफलाइन में क्या हालत होगी। और ये सोचते हैं ये युवा हैं, अभी से इतना झगड़ा। तो कौन किस मुद्दे पर किसका क्या नाराजगी हो जाए, मुझको लगता है ये तो किसी से छुपा नहीं है, इसको तो आप बखूबी जानते हैं। तो चर्चा का मुद्दा ये बना, ये जो मैं की क्रिया आइडेंटिफाई नहीं होने से हमको लगता है सब कुछ ब्रेन से आ रहा है और हम ब्रेन पर काम करने जाते हैं, जबकि उतना काम करना, उसकी सफलता अभी नहीं मिल रही है। इसलिए इस प्रकार के सेमिनार और डिस्कशंस आयोजित किए जा रहे हैं। तो पहला मुद्दा ये कि मैं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं एक रियलिटी हूँ, मैं कुछ फंक्शंस करता हूँ, मैं एक क्रिया है। इस पर थोड़ा सा अपना यदि ध्यान चला जाए तो हमारा विचार, हमारी इच्छाओं पर हम थोड़ा सा काम करने लगेंगे। अब थोड़ा सा आगे, इसका मतलब है कि मेरी इच्छाएं होती हैं, मैं विचार करता हूँ। इस पर यदि हम फोकस कर सकते हैं तो हमें कुछ इच्छाएं हमारी दिख सकती हैं। हर सही इच्छा पूरा होता है, परंतु इस इच्छा पर कंट्रोल कैसे बने। बहुत सारा इच्छा आता है, हर इच्छा पूरी हो, हर सही इच्छा पूरा होता है। तो बैलेंस के लिए हम ये पहचानने का प्रयास करेंगे कि इसमें गलत इच्छा कौन सी है और सही इच्छा कौन सी है, गलत विचार कौन से है, सही विचार कौन से है। तो इस बारे में यदि हम कुछ डिस्कशन ओपन करते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा कि अब मैं सही इच्छा कर रहा हूँ, सही विचार कर रहा हूँ, और मैं अब एक बैलेंस को एंजॉय कर रहा हूँ। पर ये जो सही गलत है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग एरिया है अभी। उसी के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कशन को ले जाना चाहता हूँ कि सही को गलत को पहचानने से पहले हम 2 पॉइंट पर थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारी एक बैकग्राउंड बनती है सही गलत के पहचान के लिए। उस बैकग्राउंड पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, फिर धीरे से सही गलत के बारे में पहचान करने के लिए आपको कुछ मटेरियल इनपुट इस चर्चा से मिल जाएगा। नॉर्मली जब हम कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो हम डरे डरे से रहते हैं। उसको हम कहते हैं भाई बहुत सारा पीयर प्रेशर आता है, सभी नए सहपाठी, और बहुत हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से आए हैं, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमने दिया है, और क्या पता जो भी आपने ब्रांच चुनी है, क्या ये ब्रांच आपका इच्छा में था या ये कुछ ऑप्शन नहीं था इसलिए चुना है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से कुछ इंटरेक्शन किए हैं लास्ट 10 इयर्स। बहुत कम बच्चे मुझको बता पाए कि मेरा इच्छा ये थी और मैं इस कॉलेज में, इस ब्रांच में, अगर इंजीनियरिंग आईआईटी की बात करें तो ये ब्रांच मिला। अभी भी जिस ब्रांच में है, यदि कुछ होता तो मुझको ये कुछ दूसरी ब्रांच मिलती। तो एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन के लिए
थोड़ा सा प्रयास मुझको लगा कि मुझको करना पड़ा डिस्कशन में। बहुत सारे बच्चे एक प्रकार से दिखे, कुछ तो फ्रस्ट्रेटेड भी दिखे। अभी देखिए फ्रस्ट्रेशन नया आ गया मुद्दा। फ्रस्ट्रेशन इस बात के लिए कि बहुत प्रयास किया लेकिन मुझको मेरे मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिला, मेरे मन मुताबिक ब्रांच नहीं मिली, और देखिए ना इस प्रकार से इस कॉलेज में मुझको आना पड़ा। इस प्रकार का एक फ्रस्ट्रेशन। बहुत कम बच्चे मिले जो ये कहे कि मुझको मेरे मनानुकूल मिले। अब धीरे धीरे ये भी पता करते हैं कि जब मनानुकूल ब्रांच, मन के अनुकूल कॉलेज ये भी मिला, तो अब एनवायरनमेंट मन के अनुकूल नहीं है, कि कुछ टीचर्स अच्छे नहीं हैं, मन के अनुकूल मेरे मित्र अच्छे नहीं हैं, उसमें फिर परसेंटेज घटता जाता है। और शायद ही कुछ एक बच्चे कह पाएंगे कि हाँ जी, इंस्टीट्यूट के बारे में सेटिस्फैक्शन है, टीचर्स के बारे में सेटिस्फैक्शन है, पढ़ाई की क्वालिटी के बारे में सेटिस्फैक्शन है, एग्जाम पैटर्न के बारे में सेटिस्फैक्शन है। ये बहुत ही एक प्रकार से आइडियल कंडीशन हो गई है, और लगभग ये एक मान्यता जैसी आ गई है कि भले ही हमारा कॉलेज का नाम हो, भले ही हमारा कुछ रैंक हो, भले ही हम एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो, मैनेजमेंट में ये एक अजम्पशन सा आ गया है कि वी कैन नॉट सेटिस्फाई एवरीवन हु इज एंटरिंग इन दिस कॉलेज। कुछ ना कुछ उसमें डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। सो लेट अस एक्सेप्ट दिस कि ये तो है ही, और कुछ एक बच्चों को काउंसलिंग किया जाए यदि वो कुछ इस प्रकार से डिससेटिस्फैक्शन व्यक्त करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन यही होगा कि बेटा अगर उसको आपको नहीं बन रहा है तो यू प्लीज सी अनदर कॉलेज। बस रास्ता यही है। तो जब सभी और अगर ऐसा है तो फिर समझौता करो। अब यहां से यदि हम इस प्रकार से देखें, समझौते करने पड़े युवावस्था को, ये बहुत ही भारी और एक पीड़ाजनक काम है कि अरे यार क्या सोच के आए थे, और देखिए यहाँ मुझको एक समझौता करना पड़ रहा है क्योंकि ये मैं तो सोचता नहीं। ये एक पैटर्न बताया आपको। अब थोड़ा सा जनरल पर थोड़ी डेप्थ की बात करते हैं, जिस मुद्दे पर मैं आपको थोड़ा सा ले जाना चाह रहा था कि ये जो पीयर प्रेशर है, इसमें मुख्य मुझको लगता रहता है, और उस पर अपने को सोचना है कि मुझ में कोई कमी तो नहीं। भले ही मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, पर जैसे ही मैं एंट्री करता हूं कैंपस में, जैसे ही मैं विद्यार्थियों के साथ, फेलो विद्यार्थियों के साथ बात करता हूं, तो डर डर के बात करता हूं इस मुद्दे को लेकर कि कहीं मेरे में कमी तो नहीं है, कोई लैक्यूना तो नहीं है। और बच्चों, यदि ये फैक्ट को अगर हम एड्रेस नहीं किए, जिंदगी भर ये एक कमी वाला मुद्दा बहुत सताता रहता है। और शायद यदि इस कमी वाले मुद्दे पर यदि हमने काम नहीं किया, यही हमारे मेंटल इम्बैलेंस के लिए एक रूट कॉज बन जाती है आज। और ये दिखती कहाँ पर है? संबंधों में दिखता है। जैसे अभी आप कॉलेज में हैं तो ये मित्रों में दिखेगा कि कुछ कमी है मेरे में, टीचर्स के साथ महसूस होने लगेगा, घर में महसूस होने लगेगा, और इस कमी को पूरा करने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, और फिर भी ये पाते हैं कि कुछ तो कमी रही ही रही है। इस पर थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो एक कमी का मुद्दा है और दूसरा है आवश्यकता का मुद्दा। तो यदि मुझको आवश्यकता, यदि रिक्वायरमेंट, नीड ऐसे कुछ इंग्लिश में कहते हैं, यदि आवश्यकता समझ में आए, नीड समझ में आए, और इस आवश्यकता की डेप्थ समझ में आए, तो ये कमी वाला मुद्दा एड्रेस हो सकता है। आइए ये कमी वाले एरिया को थोड़ा सा छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, और आवश्यकता पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये आवश्यकता क्या है, ये कैसे समझ में आएगी? तो बच्चों,
आवश्यकता, ये मुद्दा हमसे संबंधित है। जैसे हम मानव हैं, है ना, हम ह्यूमन हैं, हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं। पहले इस मुद्दे पर अपने आप को स्थिर करके देखते हैं। हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, ये हमारी आवश्यकता है। कपड़ा, ये हमारी आवश्यकता है। अब देखिए, कपड़ा ये कमी है या आवश्यकता है? रोटी कमी है या आवश्यकता है? इसको जांचना शुरू कर देते हैं। तो जब आवश्यकता है और उसको पूरा करते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन है। जैसे रोटी यानी आहार, खाना पीना एक आवश्यकता है। देखिए, स्टडी करते हो आप लोग, भूख लगता है, भूख लगता है तो खाना एक आवश्यकता बनता है। भूख लगता है यदि इस जगह पर ध्यान गया और खाना पर्याप्त है इस जगह पर ध्यान गया, तो ये समझ में आता है कि मेरी आवश्यकता से अधिक है। तो ये कमी वाला मुद्दा खत्म हो गया। और मैं खाना खाता हूं तो पेट भरता है, यानी मेरी जितनी आवश्यकता है उतना पेट भर जाता है। पेट भर जाना मतलब कमी दूर हो गया। इतना सिंपल है। इसलिए आवश्यकता की मेंटेलिटी जरूरी है, ना कि लेक्यूना की। अब ये कमी वाली मेंटेलिटी कैसे समझ में आती है? जैसे यदि मैं आवश्यकता को पहचान नहीं पाया, अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ये आवश्यकता लगती किसको है। तो भाई हम सबको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, तब बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है। न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको हम कहते हैं पोषण। तो हमारे शरीर को पोषण चाहिए, तो पोषण की आवश्यकता है, ये अंडरस्टैंडिंग बना। तो पोषण के सोर्सेस हम देखते हैं और बहुत सारा सोर्स एबंडेंस है, ये भी समझ में आता है। मेरा ध्यान नहीं गया इस जगह पर, इसलिए कमी कमी लगता है, क्योंकि मैंने इस तरह से सोचा ही नहीं। मेरी सोच में यदि आवश्यकता और पोषण की आवश्यकता, क्योंकि मुझे ऊर्जा चाहिए, इस प्रकार से यदि मैं थोड़ा थोड़ा सोचने लगता हूं, तो यदि मेरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो फिर मुझको लगता है कि यस, ये एक फुलफिल करने वाला अंडरस्टैंडिंग है। अब मित्रों, ये जो पोषण है, इसके बारे में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। तो प्रोटीन की गोलियां खाऊं या दाल खाऊं, इस पर थोड़ा सा सोचना। गोली से पोषण पूरा होता है या दाल से? इस प्रकार से रियलिटी, जो कि किसी नेचुरल लॉ से गवर्न करती है, ऐसे नेचुरल लॉ यदि हमें पता हो जाए तो हम आवश्यकताओं की पूरी कर सकते हैं और ये जो कमी की फीलिंग है, इससे हम निकल सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, जैसा अगर मैं कह रहा हूं, थोड़ी देर के लिए अगर आप स्वीकार करते हैं कि दाल चावल से हमारी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पूरी होती है, और इसका अगर हम प्रयोग करके देखते हैं, पेट भरता है, ऊर्जा मिलती है, तो हमें एक प्रकार का सेटिस्फैक्शन अपने आप आता हुआ दिखेगा। और यदि ये जो पोषण है, इसकी अंडरस्टैंडिंग यदि मेरी नहीं हुई, तो फिर खाने के तो 56 भोग हैं, कितने प्रकार की रुचियां अवेलेबल हैं, और यदि इन सभी टेस्ट्स में यदि मैं फंसता हूं, तो फिर ये कमी वाला वायरस ये हमें तंग करता है और कमी लगने लगती है। मतलब पेट भर भी गया तो भी मुझे लगेगा कुछ कमी है। और देखिए, इस कमी को भरने के लिए यदि हम खाते जाएं, तो फिर ये कमी एक इम्बैलेंस के रूप में तो आती ही है,
उसका प्रभाव हमारे शरीर पर वेट के रूप में समझ में आता है। और बहुत सारे बच्चों को वेट पर एक प्रकार का एडिशनल लोड, मतलब पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई के साथ वजन कम करने वाला एक कार्यक्रम और एडिशनल मिल गया। अब ये जो वजन कम करने वाला या कुछ होने वाला ये जो लोड है, ये लोड एक प्रकार से हमारे लिए इम्बैलेंस का काम है। इस प्रकार से एक आवश्यकता आज अपने को पता लगी कि रोटी यानी आहार की आवश्यकता है, साथ में विश्वास की आवश्यकता है। इस पर सोचते हैं, जैसे ये मैं की क्रिया है, उसमें विश्वास की आवश्यकता है। अब इस बात को जांचा जाए कि विश्वास की आवश्यकता बड़ी है या रोटी की आवश्यकता बड़ी है, तो आप स्वाभाविक उत्तर में आएंगे, एक नेचुरल सा उत्तर बनेगा कि विश्वास की आवश्यकता ज्यादा है। तो अब एक प्रकार से दूसरी आवश्यकता बन गई रोटी के साथ कि मेरे लिए विश्वास भी आवश्यक है। इस प्रकार से आवश्यकता के 3 एनालिसिस बनते हैं, जैसे शरीर की आवश्यकता, मानसिक आवश्यकता और एक है भावनात्मक आवश्यकता। तो यदि 3 आवश्यकताओं का एनालिसिस हम कर पाएं तो हमें मेंटल बैलेंस अचीव हो सकता है। भावनात्मक आवश्यकता वो है जो नॉलेज से संबंधित है। मानसिक आवश्यकता वो है जो हमारे एनालिसिस चलते हैं, जैसे अभी पोषण है तो पोषण के बारे में एनालिसिस है, और इस एनालिसिस में हम एक दूसरे के साथ लॉजिकल डिस्कशन करते हैं। जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, ये सभी बात एक लॉजिकल डोमेन में है। आप सबको ये फीलिंग आ रहा होगा कि ये जो भी बता रहे हैं ये इलॉजिकल बात तो नहीं है, भले मेरे समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि इस प्रकार से मैंने सोचा ही नहीं है। तो जनरली इस प्रकार का सोच विचार नहीं होने से हमारा मेंटल में एक स्ट्रेस आता है, और जैसे जैसे लॉजिकल थिंकिंग हमारी बढ़ती है, वो आज युवा अवस्थाओं की मैं मानता हूं एक मानसिक आवश्यकता है। और जो मुद्दे युवा के जिंदगी से जुड़े हैं, उनके नॉलेज से जुड़े हुए हैं, उनके जो एनालिसिस पार्ट हैं उससे जुड़े हुए हैं, और फाइनली जो उनकी आगे जिंदगी के लिए जो कुछ ईंधन रूपी जैसे देख रहे हैं, पैसे या शरीर के लिए, या फिर जो कुछ छोटी मोटी सुविधाएं लगती हैं जिसमें घर आदि आदि की बात है, रहने के लिए घर होना, खाने के लिए रोटी होना, पहनने के लिए कपड़ा होना, जिसको हम कंफर्ट्स कहते हैं, ये सारे होना इस प्रकार का एक स्थिति है। तो यदि हम 3 आवश्यकताओं को यदि ध्यान दें तो बैलेंस वहां से शुरू होता है कि पहली आवश्यकता यदि हम सोचें कि हमें नॉलेज चाहिए, किस प्रकार का नॉलेज चाहिए, इस प्रकार से नॉलेज चाहिए कि हम पूरी जिंदगी का प्लान यदि सोचें तो किस प्रकार से हम लाइफ को जिएं, किस प्रकार से हम अपने ड्यूटीज को पूरा करें, किस प्रकार का हमारा कंट्रीब्यूशन हो, किस प्रकार से हम यशस्वी हो सकते हैं, कैसे हम एक बीइंग ह्यूमन हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, और कैसे हम परिवार में हमेशा हमेशा के लिए हैप्पी फीलिंग के साथ हम जी सकते हैं। ये सबका इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग होना, इसे मैं सोचता हूं, क्योंकि हमारा आपका एक पहला इंटरेक्शन है, इसे मैं कहूँगा यही भावनात्मक आवश्यकता है। आई एम श्योर ये जो भावनाएं हैं ये इंग्लिश में इमोशन से संबंधित नहीं है, ये नॉलेज से संबंधित है। और इस प्रकार का नॉलेज ये लाइफ में एग्जीक्यूट होने के लिए हमें एक सर्टन लेवल का लॉजिकल कंक्लूजन चाहिए।
कि जैसे परिवार में व्यवस्थित रहना है तो क्यों रहना है। जैसे आप सब परिवार में जाते हैं तो सब पता है किस प्रकार से हमारा बिहेवियर रहता है और किस प्रकार से हमारे बिहेवियर को लेकर परिवार में चिंताएं होती हैं। तो एक दूसरे से बातचीत होना, परिवार के हर सदस्य के साथ शेयरिंग होना, और जो परिवार में सभी हमारे संबंधी हैं, माता पिता, बंधु भगिनी, स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स, हमारे फेलो बच्चे, इन सबके साथ एक खुशहाली से बात होना, ये हमारी मानसिक आवश्यकता है। यदि हमारी किसी से बात नहीं हो पाता है तो हमें एक प्रकार का घुटन महसूस होता है, वहां से असंतुलन है। तो इस प्रकार से भावनात्मक आवश्यकता को अपन देखें कि ये नॉलेज बेस्ड है। मानसिक आवश्यकता को अपन देखें कि ये जो रिलेशनशिप में एक्सचेंज है, एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान, यदि उसको कहें, इसीलिए आपके कॉलेजेस में इस प्रकार के फोरम रखे जाते हैं कि जहां पर विद्यार्थी जो थॉट प्रोसेस उनमें चल रहा है अपने थॉट्स को व्यक्त कर सके। ये अपनी मानसिक आवश्यकता, और हमें इसमें लगता है यदि ऐसे प्रोसेस में हम भाग लेते हैं तो हमारा ग्रोथ होता है। ऐसा है कि नहीं, आप जांचिए। और तीसरे नंबर पर आता है यही जो कंफर्ट्स हैं, जो हमारे स्टडीज के लिए कुछ चाहिए और आगे जिंदगी के लिए जीने के लिए कुछ हमें साधन चाहिए, जिसको आर्थिक आवश्यकता, जो कि प्राइमरीली हमारे शरीर के लिए होता है। इस प्रकार से बच्चों, कमी से निकलकर हम आवश्यकताओं पर फोकस करते हैं तो एक विश्वास होता हुआ समझ में आता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इन्हीं कमियों की पूर्ति करना, ये जो एक एफर्ट है, ये एंडलेस एफर्ट है, और इस एफर्ट में असफलता ही है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर आवर नीड्स, लेट अस एनालाइज व्हाट आर आवर नीड्स इन रियलिटी। और ऐसे अंडरस्टैंडिंग होने के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा यानी कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट थ्रू वैल्यू एजुकेशन, ये एक प्रोग्राम आवश्यक लगता है हमारे स्टडीज के साथ। क्योंकि स्टडीज जो अभी हमारी हैं वे हमें स्किल्स देती हैं। इन स्किल्स से हम पेट भर सकते हैं। हमारा मन कैसे भरे, हमें विश्वास कैसे हो, इसके लिए एक स्वतंत्र स्टडी की आवश्यकता लगती है। और आपके मैनेजमेंट के, कॉलेज के मैनेजमेंट के लोग इस आवश्यकता को देखते हुए कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट के लिए कुछ इनपुट्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल सी सच ए इनपुट्स वुड बी कमिंग। बस अब मुद्दा हमारा बनता है कि ये इनपुट्स, ये मेरे लिए आवश्यक हैं। यदि ये आप में निकल के आता है, ऐसा इच्छा आपका होता है, तो ऐसे इनपुट्स को हम आप सोचना समझना शुरू करेंगे। एंड यू विल सी, आवश्यकता यदि बैलेंस कर पाएं, उसको समझ पाएं, तो मेंटल हेल्थ अचीव करना ये बहुत ही एंजॉयबल एक काम है। अपने साथ काम करना ये बहुत ही सुखद काम है, हैप्पी फीलिंग वाला काम है। और जो बच्चा, जो विद्यार्थी ये जो मैं की क्रिया, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, थ्रू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर नीड्स, व्हाट आर रियल नीड्स, और इसको देख करके यदि सोच पाता है, तो आई एम श्योर वी कैन अचीव दिस मेंटल हेल्थ। इनिशियली हम मेंटल हेल्थ से ही पैदा होते हैं, परंतु हमारी जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो एनवायरनमेंट है, यह एनवायरनमेंट यही हमारे मेंटल इलनेस के लिए एक प्रधान कारण के रूप में समझ में आता है। और इसको यदि मैं नहीं समझ पाता हूँ ठीक से, तो फिर ये मेंटल इलनेस बढ़ने की संभावना है। तो यदि आप सोचते हो कि हम सभी बच्चे जितने हैं ये सभी इस मेंटल इलनेस के शिकार ना हो, तो आइए हम सबको ये जो आवश्यकताएं हैं इनको पहचान कर और मित्रों के साथ अच्छे व्यवहार, बैलेंस्ड व्यवहार यदि हम करते हैं तो एक सुखद एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और वी कैन स्टे मेंटली फिट till our lifetime. So I wish you all the best. Thank you, management, for
organizing this session and inviting me for this interaction. If you have any queries, आप अपनी queries को आदरणीय हीना दीदी जी उनको आप दे सकते हैं। जब कभी इस पर कुछ बात करना हो, I can answer your queries. Thank you very much. जी सर, रुकिएगा आप, अभी बच्चे आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत गहराई से मेंटल हेल्थ को समझाया है। इसमें आपने हम मानव जो है वो विचार करता है, जो इच्छा करता है, और वो जब उसमें तालमेल नहीं बन पाता है तो उसे आप विचार असंतुलन के रूप में आपने बताया कि सही है ये। और अभी परंपरा में हम देखते हैं कि काउंसलिंग के नाम पर जो शरीर में जो उसके केमिकल अनबैलेंस जो होता है, हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, उसके आधार पर दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन अगर मन स्वस्थता पर अगर काम किया जाए, मन पर अगर काम हो, तो हमारा जो विचार असंतुलन है उस पर अगर काम हो, तो आपने मन पर काम होने की बात की, तो मन पर अगर काम होता है तो वो राइट अंडरस्टैंडिंग से ही होगा, सही समझ से ही होगा। इस पर आपने अपनी बात रखी। ये आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि विद्यार्थी जो है वो कॉलेज में जब पढ़ने जाते हैं तो जो विषयों का चुनाव करना है, कॉलेज का जो चुनाव करना है कि मैं क्या पढ़ूं क्या न लूं, और मनपसंद कॉलेज मनपसंद विषय नहीं मिलने पर विद्यार्थी का मन विचलित होता है। और ये आगे जाकर के जॉब में भी यही होता है कि रिजल्ट कैसा आया, मेरे पसंद के अनुसार रिजल्ट है कि नहीं, मेरे पसंद के अनुसार जॉब है कि नहीं, इससे भी मन अनबैलेंस होता ही है। तो ये जो केमिकल मैसेंजर का अनबैलेंस होना या मन का अनबैलेंस होना, और हम जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं उसको भी आपने बताया कि हम किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, वो भी हमारे लिए घातक है, वो भी स्ट्रेस डिप्रेशन का कारण बनता है। तो इसलिए स्वयं को जानना जरूरी है। शरीर और मैं के रूप में मैं मानव हूँ, तो इसमें अगर हम स्वयं के अस्तित्व को जान पाते हैं तो आपने मैं को एक क्रिया के रूप में आपने बताने का प्रयास किया कि हम जो है हमारे अंदर में जो विचार और इच्छा नाम की जो क्रिया है उसको हम समझें और उसका हम सदुपयोग करें। और साथ ही साथ में जो यूथ के मन में समय में जो पीयर प्रेशर की जो घटनाएं आती है उसको भी आपने एक्सप्लेन किया कि अपने आप को दूसरों से कम मानना और फिर उस आधार पर तनाव में रहना। आवश्यकता पर भी आपने बहुत अच्छे सरल ढंग से उदाहरण देते हुए आपने समझाया कि हमारे अंदर में आवश्यकताओं के लिए भाव आना जरूरी है कि मेरी आवश्यकता से अधिक सुविधा और धन मेरे पास उपलब्ध है ही, यहाँ आने की जरूरत है, और वो ज्ञान पक्ष से ही आ पाएगा। और दूसरा ये है कि हम शरीर की आवश्यकता की जब पूर्ति करते हैं तो हमारा केंद्र में क्या रहता है, जैसे स्वाद के लिए भोजन है कि स्वास्थ्य के लिए भोजन। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारा पोषण के अर्थ में भोजन नहीं होता है, हमारा टेस्ट या स्वाद के अर्थ में होता है। तो वो समझ क्लियर होने पर ही हम शरीर के साथ न्याय कर पाएंगे, उससे कम में नहीं होगा। आपने और भी आगे बताया कि हमारी अंडरस्टैंडिंग होना और हमारे अंदर में विश्वास की आवश्यकता है, और इसके लिए आपने 3 तरह की आवश्यकताओं को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही गहराई से आपने बताया कि शरीर की और आवश्यकता, भावनात्मक आवश्यकताएं और मानसिक आवश्यकताएं। लगभग लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भावनात्मक किस चीज को कह रहे हैं, मानसिक किस चीज को कह रहे हैं, है ना, मन क्या है। बहुत सारे में डाउट्स आते हैं, मन है, आत्मा है, बुद्धि है, भावनात्मक है, मानसिक शब्द है, मेंटल वर्ड यूज करते हैं, ब्रेन वर्ड यूज करते हैं, यहाँ काफी सारा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आपने मानसिक को एनालिसिस के रूप में और हमारे परिवार में आपस में संवाद होना, बातचीत होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोग आपस में एक दूसरे को समझ पाए। ये मानसिक पक्ष, व्यवहार पक्ष तभी होगा जब हमारे अंदर में जो भावनात्मक का आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये एक नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, है ना। भावनात्मक का मतलब ये कोई इमोशन नहीं है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, मेरे अंदर अच्छा और बुरा इमोशन जो आ रहे हैं, हम उसको भावनात्मक रूप में नहीं एड्रेस किया आपने। यहाँ पर एक नॉलेज या ज्ञान के रूप में जो है वो आपने इसको बताया, ये बहुत सही है। क्योंकि अगर मुझे मेरे स्वयं के बारे में, मेरे शरीर के बारे में, मेरे जरूरत के बारे में ज्ञान होता है, तभी जो है हमारे अंदर में और भी चीजों की क्लैरिटी हमारे अंदर बनती है। शरीर की जरूरत, पोषण के अर्थ में हमको पहचानना है। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छे ढंग से जो है मानसिक, भावनात्मक और शरीर की आवश्यकता को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मुझे लगता है कि आज जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की हम जो बात कर रहे हैं,
तो वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये तीनों पॉइंट जो है वो हमको ये समझ में आता है कि अगर हमारे अंदर में राइट अंडरस्टैंडिंग होगा, तो राइट अंडरस्टैंडिंग होने से हमारे अंदर में ऑटोमेटिकली हम एक रिलेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप होगी और हमारे रिलेशन में हम जस्टिस कर पाएंगे, हम खुद को भी खुद के साथ भी हम खुश रह पाएंगे। तो इस तरह से एक जो अंडरस्टैंडिंग को आपने फोकस किया और जो चेतना विकास मूल्य शिक्षा कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट बेस्ड वैल्यू एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो आपकी पूरी बात कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियसनेस डेवलप करने की ही बात आपने कही है। तो इससे जुड़ा हुआ अगर किसी विद्यार्थी के मन में कोई प्रश्न है, ये मैंने ब्रीफ रखा था कि अभी सर ने पूरी बात किस तरह से रखी है, किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, जिसको भी कुछ पूछना है मैसेज डाल दीजिए मैसेज बॉक्स में। मेरा एक प्रश्न है सर इन लोगों की तरफ से कि ये जो मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारे अंदर में जो माने जो एक पक्ष है मानसिक पक्ष और दूसरा पक्ष जो है भावनात्मक, तो इसमें आपने मानसिक को व्यवहार से जोड़ करके रखा और इसमें भावनात्मक को आपने ज्ञान से, तो इन दोनों का क्या इंटरकनेक्शन है आपस में? क्या हमारे अंदर में जो समझ अगर हमको मैंने कहना चाहिए हमको कोई सूचना मिल जाती है कि हमको ऐसा जीना चाहिए, हमको ऐसा नहीं जीना चाहिए, या क्लोज क्लासेस अटेंड करते हैं या फिर कोई चीजें सुनते हैं तो एक समझ जो उनको मिलती है, तो क्या वो समझ माने हमारे जीने में तुरंत आ जाता है या थोड़ा समय लगता है, या ये काफी एक लंबा गैप है इसमें समझ और जीने के बीच में? योगेश भाई जी। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है निधि। इसको इस प्रकार से देखते हैं कि जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं या समझ कह रहे हैं, वो तो जल्दी जल्दी आती है, उसमें समय नहीं लगता है। परंतु समझ को प्रोसेस होना और उसके रिफ्लेक्शन हमारे बिहेवियर में आना, उसमें टाइम लगता है। तो समझ तो हमको जल्दी जल्दी आता है, और जो रिजल्ट हम अपेक्षित करते हैं हमारे बिहेवियर में, उसमें क्यों टाइम लगता है? टाइम तो लगता है। तो भाई ये टाइम लगने का ये क्या है? तब इस बीच में ना प्रैक्टिस एक पॉइंट है, वो हम मिस करते हैं, जिसे अभ्यास कहते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम सभी पानी का प्रयोग करते हैं पीने के लिए, तो पानी का प्रयोग करते हैं, तो पानी क्या करता है? तो भाई पानी प्यास बुझाता है। देखिए कितनी अद्भुत चीज है, पानी हमारी प्यास बुझाता है। तो इसका मतलब है कि पानी वैल्यूएबल है, यानी पानी की वैल्यू है। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग कहां तक पहुंची? पानी को हम एक कमोडिटी के रूप में लिए, और तो और ये एक सेलेबल चीज के रूप में अभी दिख रहा है, यानी पैसे से पानी मिलता है। तो अब एक चीज और जुड़ गया, उसको हम कहते हैं प्राइस। तो बोलने को बोल देंगे कि भाई पानी वैल्यूएबल है, परंतु जो हमारे बिहेवियर में जो रिफ्लेक्शन आती है, वो आती है पानी को लेकर, उसकी जो प्राइसिंग है कमोडिटी के रूप में, एक राइट के रूप में आ रहा है। जब नेचर में देखते हैं तो पानी तो एबंडेंस में अवेलेबल है, वर्षा होती है, पहाड़ जमीन पर पानी गिरता है, नदियों में आता है, सोर्सेस तैयार होते हैं। हाँ, हम कुछ डैम वगैरह यूज करते लगाते हैं, और डैम से पानी हम घर तक ले आते हैं। तो इन सोर्सेस को जब हम देखते हैं, तो ये जो सोर्सेस की अंडरस्टैंडिंग है, ये तो बहुत फास्ट आएगी।
परंतु हमारी जिंदगी में पानी के वैल्यू को जो लेकर जो बिहेवियर है, वह बिहेवियर को प्रैक्टिस करना होगा। और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे मैं एक दो बिहेवियर आपको बता सकता हूं कि जैसे पानी पीते समय हमें यह ध्यान रहता है कि एक वैल्यूएबल रिसोर्स है और इस पानी को फेंकना नहीं चाहिए, तो हम पानी के अपव्यय को, यानी जो वेस्टेजेस हैं, उसको हम रोक देते हैं। जितना आवश्यक है उतना ही हम पानी लेते हैं और मेरी आवश्यकता से अधिक पानी नेचर में है, ये फीलिंग मेरे पास सतत बनी रहती है। और यदि इस अंडरस्टैंडिंग पर अपन ध्यान ना दें तो कितना पानी मैं दिन में वेस्ट करता हूं, इस पर थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। तो एक छोटे से उदाहरण से पानी की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्विक यानी फास्ट हमको समझ में आ सकती है, परंतु पानी का वैल्यू हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होना और ये रिफ्लेक्शन हमेशा के लिए बने रहना, ये सब एक प्रैक्टिस का मुद्दा बनता है। ऐसे ही छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे कोई मित्र हमारे साथ काम करते हैं और बहुत सारी हमारी कोई स्थितियां रहती हैं कि उस स्थितियों में मित्र हमें सहायता करते हैं, तो ये जो सहायता हमें एक्सेप्ट हुई, मित्र का वैल्यू पता लगा, इस वैल्यू मेरे जीने में यानी मेरे बिहेवियर में आने को टाइम लगता है, क्योंकि मित्र के साथ प्रैक्टिस करना होता है और एक लंबे समय तक प्रैक्टिस होने के बाद ये मित्र की वैल्यू मेरे हर बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होने लगती है। इस तरह से पेरेंट्स के साथ, परिवार में ये वैल्यूज हम घंटे भर में बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत उसमें मुश्किल नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग मेरे अनुसार बहुत फास्ट आती है, क्योंकि वो आवश्यक है ना, जो आवश्यक है बहुत तेजी से आता है, परंतु अगर हम उसमें ध्यान नहीं देंगे, प्रायोरिटी नहीं बनता है, तब फिर उसमें टाइम लगता है। और एक बार फास्ट हमको ग्रहण हो गया, उसकी प्रैक्टिस यदि हम करते हैं तो फिर बिहेवियर सिलेक्शन अवश्य देखने को मिलते हैं, ऐसा देखने में आया है। तो प्रैक्टिस यदि मिस होगा तो टाइम लगता है, और यदि प्रैक्टिस बना रहा तो कुछ टाइम के बाद हमें ये हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्शंस मिलती हैं। इस मुद्दे का उत्तर ये है। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यस मैम। हाँ मानस, ऑन योर वीडियो। Hello, sir. Am I audible? Yes. Hello. You are very much audible. Sir, I want to ask that many times we can see that emotions become hurdle for right understanding, because as you know, many influencers, political influencers, and maybe even some religious influencers may use our emotion and attachment to some stuffs. They use the emotions for their personal benefits, and they may like create sometime terrorism and maybe like political criticism. So sir, do you agree with that? Like sir, कई बार देखते हैं जो मतलब हमारे इमोशंस का ही यूज करके लोग कई बार लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग में डाल देते हैं। लोग एक गलत विचारधारा कई बार एक क्रिमिनल्स तक को फॉलो करने लग जाते हैं। तो सर ये अलग अलग मतलब अलग अलग संस्था द्वारा हर समाज, हर विचारधारा में कुछ न कुछ इस तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो सर आप ये एग्री करते हैं इन बात से कि इमोशंस कुछ हद तक मतलब इवन एजुकेटेड पीपल गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय those types of influencers? Sir, do you agree with that? That emotions sometimes emotions become hurdle for right understanding? बेटा जी, इस प्रकार का कुछ तो दिखता है, पर आप मेरे को ये पूछ रहे हो कि डू यू एग्री, तो मैं तो इसमें एग्री नहीं करता हूँ। कोई किसी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। Sir, how to overcome this? हाँ, ये पॉइंट बनता है। तो बेटा जी, इसको ओवरकम करने के लिए
हमें हमारा गोल बहुत क्लियर चाहिए, लक्ष्य क्लियर चाहिए। यदि हमारा लक्ष्य क्लियर है तो हमारी बिहेवियरल प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विथ आवर गोल होती हैं। यदि गोल व्यवस्थित है तो इस प्रकार का कोई इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटी हमको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यदि हम कंफ्यूज्ड हैं तो ये तो इन्फ्लुएंशियल एक्टिविटी होगा, और हमारे में क्लैरिटी नहीं है तो हम ऐसे इन्फ्लुएंशियल सिचुएशन में हम एक कंफ्यूज स्टेट में प्रे हो जाते हैं और बाद में पता लगता है धोखा हो गया। यदि हमें गोल व्यवस्थित है तो इस प्रकार के कोई इन्फ्लुएंस काम नहीं करते। तो हायर गोल होना ये इसमें उत्तर है। इसे बेटा हिंदी में कहते हैं श्रेष्ठता, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलेंस। तो ये सोच के देख सकते हो कि मैं एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहता हूं और मैं इसमें एक्सेल करना चाहता हूं। मैं एक श्रेष्ठ ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूं जो हर स्थिति परिस्थिति में संतुलित रहता है, हर स्थिति परिस्थिति में अपने संबंधों के वैल्यू को देता है, और ऐसा मैं एक कॉन्शियसनेस को पहचानता हुआ एक व्यक्ति हूं। तो बेटा ये एक्सेलेंस यानी जिसे श्रेष्ठता कहते हैं, ये यदि मुझको क्लियर है तो इस प्रकार का कोई इन्फ्लुएंस काम नहीं करता है। लेकिन एक्सेलेंस को छोड़कर यदि मैं कॉम्पिटिटिव मोड में हूं तो फिर ऐसे कंपटीशन में सरवाइव होने के लिए मेरे भी कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और ऐसे इन्फ्लुएंस से कुछ और उस प्रकार के सिमिलर इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं और हमें लगता है हमारी कुछ मैत्री हो गई, और बाद में पता लगता है कि धोखा दे दिया, या मैंने भी धोखा दिया, या किसी ने हमको धोखा दिया। तो इसका उत्तर अब सुस्पष्ट करता हूं कि हम सभी को हमारा लक्ष्य क्लियर चाहिए, और लक्ष्य मतलब श्रेष्ठता क्लियर चाहिए, और शायद ये पहचानने में अभी काफी सारे कंफ्यूजन्स हैं। कोई व्यक्ति किसी को श्रेष्ठ मानता है, कोई व्यक्ति किसी को श्रेष्ठ मानता है, और ये श्रेष्ठता के चक्कर में ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े हैं। आई होप आपके प्रश्न का कुछ हद तक उत्तर मिल गया होगा। Yes, sir. I understood, sir. Thank you, sir. यू आर वेलकम। तो दीदी रुके, आशा करता हूं बच्चों को किसी बढ़िया। को कुछ पूछना है? बोलिए। अपर्णा? No, ma'am. ओके It's clear about that thing. ओके, थैंक यू योगेश भैया जी, आप समय दिया और एक काफी अच्छी प्रस्तुति आपकी रही, हमारे लिए बेनिफिशियल रहा। आगे भी हम आपको बिल्कुल आमंत्रित करेंगे, हमारे आने वाले और भी कोई ऐसा सेशन होगा तो। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते। Thank you so much, sir, for the wonderful Thank you, session. sir. Thank you, sir. थैंक यू।